गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 25वां अध्याय, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले 2 भागों का अध्ययन हमने विस्तार से किया और वहां पर हमने बबलू और माँ की सहायता से अंतरिक्ष और पृथ्वी के बारे में जो हमारी मूलभूत समझ है उसको विकसित किया। साथ ही साथ हमने चर्चाएं की भाग संख्या 2 में कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में, और हमने यह भी जाना कि जो अंतरिक्ष की यात्रा है उसे करने से पहले या अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने से पहले हमें कौन कौन सी तैयारियां करनी पड़ती हैं और वहां पर हम रह पाएँ इसके लिए हमें कौन कौन से प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और अंतरिक्ष में जाने के लिए जो विशेष यान है यानी कि जो अंतरिक्ष यान है उसके बारे में भी हमने चर्चाएं की थी। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम विस्तार से समझ बनाएंगे हमारे सौर मंडल के बारे में, यानी कि सूर्य और जो अन्य ग्रह हैं उनका जो परिवार है वो कैसा है, कौन सा ग्रह आकार के आधार पर सबसे बड़ा होगा, कौन सा ग्रह आकार के आधार पर सबसे छोटा है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे पास में होगा, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर होगा। इन सब के बारे में बच्चों आज की इस कक्षा में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा अध्याय, जिसमें हम जानेंगे हमारा सौर परिवार। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप इस इमेज में देख पा रहे हैं हमारे सौर परिवार को यानी सौर मंडल को। बच्चों, जो सौर मंडल होता है उसमें केंद्र में होता है सूर्य। यानी हमने यह तो जाना था कि ग्रह होते क्या हैं। ग्रह हम उन खगोलीय पिंडों को कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। साथ ही साथ चक्कर लगाने के दौरान वो जो अपनी कक्षाएं हैं, अपना जो भ्रमण मार्ग है, अपना जिस मार्ग पे वो चक्कर लगाते हैं उसे एक दूसरे के मार्ग को वो काटेंगे नहीं, तो उन पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। इसी प्रकार बच्चों, जो सूर्य है उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों के नाम है, देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी बच्चों हम समझ पा रहे हैं कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और एक हमारा सूर्य है। इन सब से मिलकर के निर्मित होता है हमारा सौर परिवार यानी कि सौर मंडल। तो बच्चों ये तो हुई इसकी बेसिक जानकारी। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह सबसे पास में होगा, कौन सा ग्रह सबसे दूर होगा और हमारी पृथ्वी का नंबर कौन सा है। तो देखो बच्चों, सामान्य जानकारी में हम पता करते हैं कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जिनके नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण तथा वरुण। बच्चों, सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है और जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सर, हमने यह तो जाना कि ग्रह क्या होते हैं, हमने यह भी जाना कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, हमने यह भी समझ बना ली कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है, परंतु यहाँ पर बात तारों की नहीं की हमने, या फिर हमने यहाँ पर यह बात नहीं की कि चंद्रमा कहाँ गया। चंद्रमा भी तो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, फिर वो इन ग्रहों में क्यों नहीं है, या फिर जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं। आ रहे हैं ना ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में। तो देखो बच्चों, जो पिंड ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। और बच्चों, ये उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होंगे प्राकृतिक उपग्रह और एक होंगे कृत्रिम उपग्रह जिन्हें मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। और जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो भी ग्रहों के चक्कर लगाएंगे और वहाँ की जानकारी इकट्ठा करके मानव तक पहुँचाते हैं, जिससे हमें हमारे अंतरिक्ष के बारे में और ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चों, इन उपग्रहों के उदाहरण के रूप में आप देखिए, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब पृथ्वी क्या है, पृथ्वी हमारा ग्रह है, तो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है। तो चलो बच्चों और विस्तार से समझ बनाते हैं इनके आकार और दूरी को लेकर के। बच्चों देखो, सूर्य से दूरी के आधार पर अगर हम ग्रहों का क्रम देखना चाहें, यानी कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह होगा, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह होगा, तो हम कह सकते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होगा बुध। उसके बाद में दूरी के हिसाब से जैसे हम ग्रहों पर चलते जाएंगे दूरी बढ़ती जाएगी, यानी बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल, उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और जो सबसे दूर ग्रह है या जो हम कह सकते हैं सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है वो है हमारा
वरुण ग्रह। तो देखा बच्चों आपने, हमने यह जाना कि सूर्य से दूरी के आधार पर सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है, जबकि सूर्य से सबसे दूर वरुण ग्रह है। बच्चों इसके अलावा इन ग्रहों को जब हम देखते हैं तो ये सभी हमें गोलाकार दिखाई दे रहे हैं, परंतु यहाँ पर ध्यान से देखने पर जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर हमें छल्ला नजर आता है। यह गैसीय छल्ला होता है बच्चों, यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके ये चारों ओर छल्ले जैसी आकृति हमें दिखाई देती है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए शनि ग्रह। बच्चों ये जानकारी हमने प्राप्त की, ये तो थी दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम। अब बच्चों हम जानते हैं कि जो इनका आकार है, यानी कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है और कौन सा ग्रह सबसे छोटा है। तो देखो बच्चों, आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम। बच्चों आकार के अनुसार ग्रहों का जो घटता हुआ क्रम है वो कुछ इस प्रकार से है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। यानी सबसे बड़ा ग्रह होगा बृहस्पति, उसके बाद में शनि का नंबर दूसरा, यानी हम कह सकते हैं पहले नंबर पे आकार के आधार पर बृहस्पति होगा, दूसरे पे शनि, तीसरे पे अरुण, चौथे पे वरुण और पृथ्वी का नंबर 5वां है। तो बच्चों यहाँ पर हमसे कोई पूछे कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का क्रम तीसरा था और आकार के आधार पर जो ग्रह है पृथ्वी, उसका क्रम 5वां होगा। पृथ्वी के बाद में है शुक्र, शुक्र के बाद मंगल और मंगल के बाद में अंतिम जो छोटा ग्रह है वो है बुध। तो बच्चों हमने यहाँ यह समझा कि आकार के आधार पे सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है तथा आकार के आधार पे सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो बच्चों देखा आपने, हमने ग्रह और जो सौर मंडल है उसके बारे में कितना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो अब समय है प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने में। तो देखिए बच्चों, देखिए और बताइए। देखिए और बताइए में हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य से सबसे पास के ग्रह का नाम लिखिए। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे पास में है। वैसे ही बच्चों जो अगला प्रश्न है वो देखिए, सौर परिवार का सबसे बड़े आकार का ग्रह कौन सा है। और बच्चों आकार के आधार पे जो सबसे बड़ा ग्रह हमने जाना था वो था हमारा बृहस्पति ग्रह। तो हम लिखेंगे सौर परिवार का सबसे बड़े आकार वाला ग्रह है बृहस्पति। तो देखा कितनी आसानी से हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, सूर्य से 8 ग्रहों के क्रमवार नाम लिखिए। यानी सूर्य से दूरी के आधार पे बच्चों क्रमवार इन्होंने नाम पूछे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, वो 8 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी कितनी आसानी से हमने सूर्य से जो 8 ग्रह हैं उनका क्रम बता दिया। और बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, क्या चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह है। बिल्कुल है, क्योंकि ऐसे पिंड, ऐसे खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए हमारा चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। तो यहाँ पर बच्चों हमने कुछ प्रश्नों के माध्यम से हमारे ज्ञान का विस्तार किया। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है वो देखिए, चित्र में आप चंद्रमा के बदलते हुए आकार का अवलोकन करें। नीचे दी गई आकृतियां कॉपी में बना करके वह तिथि लिखें जब ऐसा चंद्रमा दिखता है। प्यारे बच्चों, जब हम खुले आकाश में रात्रि के समय देखते हैं तो वहाँ दिखाई देने वाला जो चंद्रमा होता है उसके आकार में हमें कई बार परिवर्तन दिखाई देता है। यानी जैसे जैसे तिथियाँ आती हैं, तिथियाँ मतलब जैसे बच्चों इंग्लिश महीने या अंग्रेजी महीनों में 1, 2, 3 ऐसे करके तारीखें होती हैं, उसी प्रकार जो हिंदी महीने होते हैं उनमें होती हैं तिथियाँ, एकम, द्वितीया, तृतीया, ऐसा करके अमावस्या तक, और फिर अमावस्या के बाद में पूर्णिमा तक कुल 30 तिथियाँ होती हैं। बच्चों उन अलग अलग तिथियों पर जो चंद्रमा का आकार है वो हमें बदला हुआ या अलग अलग दिखाई देता है, उसमें कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य दिखता है। जहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो पूर्णिमा है उस पर दिखने वाला चंद्रमा हमें गोल आकार का पूर्ण रूप से चमकता हुआ दिखाई देता है, वहीं पर हमें अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता।
वैसे ही बच्चों हम समझ रहे हैं अमावस्या के बाद में लेकर एक जो पूर्णिमा आएगी वहाँ तक चंद्रमा का आकार बढ़ेगा, और पूर्णिमा के आकार से लेकर के अमावस्या के आकार तक चंद्रमा का आकार घटता है। इनके बारे में अध्याय में आगे हम विस्तार से समझ बनाएंगे। तो बच्चों इन्हीं जो चंद्रमा के अलग अलग आकार हैं उन पर आधारित है हमारा ये प्रश्न, जिसमें हमें कुछ इमेज चंद्रमा के आकार की दिखाई गई हैं। जैसे पहली इमेज में हम देख पा रहे हैं हमें चंद्रमा एक अर्धचंद्र के आकार का दिखाई दे रहा है। कितना सा दिखाई दे रहा है ना। तो बच्चों ये जो तिथि है या यह चंद्रमा है ये हमें द्वितीया तिथि पर इस आकार का दिखाई देता है। यानी कौन सी तिथि पर? द्वितीया तिथि पर। वैसे ही बच्चों अगले चित्र में जो चंद्रमा हमें दिखाई दिया है वो आधी रोटी या आधे गोले के समान हमें दिखाई दे रहा है। बच्चों जो ये चंद्रमा का आकार है ये हमें अष्टमी तिथि को दिखाई देता है। बच्चों इसी प्रकार आप देखिए जो अगले वाला आकार चित्र में दिखाया गया है ये त्रयोदशी का चंद्रमा है, और जो पूरी तरह गोल मटोल सा आकार लिए हुए चंद्रमा हमें दिखाया गया है बच्चों यह पूर्णिमा का चंद्रमा है। यानी हम समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं हम यह समझ पा रहे हैं कि जो चंद्रमा है वो अलग अलग कलाएं, अलग अलग आकार हमें दिखाई देता है, और इन्हीं को हम जानते हैं चंद्र कलाओं के नाम से। तो बच्चों थोड़ी सी चर्चा इन चंद्र कलाओं पे करते हैं। बच्चों यहाँ पर यह तिथि है अमावस्या जिस पर हमें चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा। बच्चों यहाँ पर यह गोल आकार लिए हुए चंद्रमा दिखाई दे रहा है, यह है हमारी पूर्णिमा तिथि। तो हम देख पा रहे हैं इस चित्र में जो शुक्ल पक्ष होगा यानी अमावस्या से बाद के जो 15 दिन होंगे उन्हें हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूर्णिमा से बाद के जो 15 दिन होंगे उन्हें हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो बच्चों जब अमावस्या आती है उसके बाद में हर तिथि को चंद्रमा का आकार बढ़ता है और पूर्णिमा को यह अपना पूरा गोल आकार ग्रहण कर लेता है। उसके बाद में बच्चों पूर्णिमा से जैसे हम विपरीत चलते हैं तो धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं जो चंद्रमा का आकार है वो कृष्ण पक्ष में कम होते जाता है, और हम समझ पा रहे हैं जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या आएगी उस पर चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। तो सरल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि चंद्रमा का आकार एकम से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता है तथा उसके बाद घटता है, और अमावस्या के दिन चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है। और इस सारी प्रक्रियाओं को चंद्रमा के विभिन्न आकारों की जो क्रिया है उसको हम चंद्र कलाओं के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इन चित्रों पर आधारित कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। पता कीजिए और लिखिए में। देखो बच्चों हमसे पूछा है कि चंद्रमा के ऊपर बताई गई जो आकृतियां हैं उनमें जो तिथियां आपने पता की उन पर कौन कौन से त्योहार, पर्व, उत्सव या मेले मनाए जाते हैं उनके बारे में आप बताइए। तो बच्चों चित्रों में हमने यह देखा था कि हमने 4 प्रकार के चंद्रमा के आकार देखे थे चित्रों के माध्यम से। यानी हमने देखा द्वितीया का चंद्रमा, इसके बाद में हमने अष्टमी के चंद्रमा को देखा, फिर हमने त्रयोदशी के चंद्रमा को देखा, और अंत में हमने पूर्णिमा के चंद्रमा को देखा था। यानी इन चारों तिथियों पर कौन कौन से त्योहार बनाए जाते हैं, या कोई पर्व बनाया जाता है, या फिर उत्सव मनाया जाता है, या फिर कोई मेला लगता है, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखो बच्चों जो द्वितीया होती है उस पर भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है, अष्टमी पर जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, त्रयोदशी या तेरस पर शिव तेरस या शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है, और बच्चों जो पूर्णिमा होती है उस पर हम होली या राखी जैसे त्यौहार बनाते हैं। तो देखा आपने चंद्रमा की जो अलग अलग आकृति ली हुई तिथियां होती हैं उन पर उत्सव व त्योहारों का आयोजन भी किया जाता है। तो देखा बच्चों आपने चंद्रमा से जुड़ा हुआ कितना सारा ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला जो हमारा प्रश्न है वो है इस दिन आपके परिवार के लोग क्या क्या करते हैं। यानी जो ये अलग अलग त्योहार उत्सव हैं इन पर हमारे परिवार में क्या क्या क्रियाकलाप किए जाते हैं सदस्यों के द्वारा, उनके लिए हमें यहाँ पर बताना है। तो बच्चों इन अवसरों पर हम उपवास रखते हैं या फिर कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। जैसे जन्माष्टमी पर उपवास रखा जाता है, राखी होली पर त्यौहार का आयोजन किया जाता है, अनेक सारे पकवान बनाए जाते हैं। तो वो सभी गतिविधि हम इस प्रश्न में लिख सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है क्या इन दिनों कोई मेला
लगता है? हाँ बिल्कुल, इन दिनों मेले भी लगते हैं। जैसे शिवरात्रि के अवसर पर शिवरात्रि का मेला लगाया जाता है। तो इन सब अवसरों पर बच्चों अलग अलग प्रकार के मेलों का अलग अलग क्षेत्रों में आयोजन भी किया जाता है। आपके क्षेत्र में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है इन तिथियों पर, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो बच्चों देखा आपने, चंद्रमा से जुड़ी हुई और हमारे अंतरिक्ष से जुड़ी हुई, हमारे सौर मंडल से जुड़ी हुई कितनी सारी जानकारियों को हमने इकट्ठा कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, अब समय है कि इस पूरे अध्याय यानी कि जो हमारी पृथ्वी और हमारे अंतरिक्ष नामक अध्याय है, उससे हमने क्या क्या सीखा है। तो शुरू करते हैं। हमने सीखा बच्चों, हमने यह जाना कि आकाश में सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि होते हैं, यानी ये सारे खगोलीय पिंडों को हम आकाश में देख सकते हैं। इसके अलावा हमने यह भी जाना था कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखता है, जिसके कारण रात्रि के समय जो यात्री हैं वो आसानी से अपना मार्ग या दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। और हमने यह जाना कि चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है, यानी जहां हमने देखा अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा का आकार बढ़ता है, वहीं पर पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक चंद्रमा का आकार घटता भी है। यानी हम सरल शब्दों में कह सकते हैं जो इसके आकार में परिवर्तन होता है वो घटता भी है और बढ़ता भी है। बच्चों हमने यह जाना कि हमारे सूर्य के 8 ग्रह हैं जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। साथ ही साथ हमने इस पर भी चर्चा की कि जो पिंड ग्रहों के चक्कर लगाएंगे उन्हें हम उपग्रह के नाम से जानते हैं। तो देखा बच्चों, आपने इस अध्याय से हमने कितना सारा ज्ञान प्राप्त किया है। तो अब समय है कि हमने क्या जाना क्या समझा उसे बताते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जाना समझा अब बताइए। जाना समझा अब बताइए में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, सौर मंडल का मुखिया कौन है। जैसे हमारे परिवार में कोई ना कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, उसे हम मुखिया की उपाधि देते हैं। बच्चों वैसे ही जो हमारा सौर मंडल है, सौर परिवार है, उसका मुखिया कौन है। तो उसका मुखिया तो सूर्य है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सूर्य या सूरज सौर मंडल का मुखिया है। बच्चों वैसे ही अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की सूची बनाइए। और इसका आंसर हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं क्योंकि हमने अध्ययन किया था राकेश शर्मा के बारे में, सुनीता विलियम्स के बारे में या फिर कल्पना चावला के बारे में। तो उनके नाम हम इस प्रश्न में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। बच्चों हमने यह जाना था कि दिन के समय तारे आकाश में ही होते हैं, परंतु वो सूर्य के तेज प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिन के समय सूर्य के तेज प्रकाश के कारण जो तारे हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। बच्चों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ला है। तो हमने चर्चा की थी कि जो हमारा शनि ग्रह है उसके चारों ओर हम छल्लों को देख सकते हैं। देखा था ना हमने शनि के चारों ओर गैसीय छल्लों को। बच्चों देखा आपने, हमने कितने सारे प्रश्नों को कितनी आसानी से हल कर दिया। तो अब समय है कि इस पूरे अध्याय से हमने क्या शिक्षा प्राप्त की। और हमने यह जाना कि जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी कि हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारा देश है, हमारी पृथ्वी है, वो हमें काफ़ी प्यारी लगती है और हमें इनका संरक्षण करना है, लोगों को जागरूक करना है, हमारी प्रकृति को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।